बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति की होनी थी। ध्रुव थोड़ी देर सोचता रहा। और सर्जरी किसी और की नहीं, बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति की होनी थी। ध्रुव थोड़ी देर सोचता रहा और उसके बाद उसने सर्जरी के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि ध्रुव के लिए किसी की जान बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही अरमान और बाकी सब जेंट्स चले गए, आस्था सबकी ओर गौर से बारी बारी से देख रही थी और साथ ही साथ यह भी देख रही थी कि सब लड़कियां इस वक्त कितनी ज्यादा उदास हैं। भले ही उसके सामने खुश होने की एक्टिंग कर रही हो, लेकिन जो कुछ भी पिछले दिनों मेंशन में हुआ था वह इतनी आसानी से उन लोगों के दिमाग से नहीं जाने वाला था। आस्था खुद स्ट्रेस में थी। इस स्ट्रेस में वह अरमान से बेहद डर रही थी। इसीलिए आस्था को हर हाल में अपना स्ट्रेस दूर करना था। इसीलिए उसने नानी माँ के कानों में कुछ कहना शुरू कर दिया। नानी माँ ने जैसे ही आस्था की बातें सुनी, वह हंसने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, बदमाश, ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें यह सब करना है। तब आस्था ने अपना क्यूटली मुंह बनाकर नानी माँ की ओर देखते हुए रिक्वेस्ट करने लगी, नानी माँ प्लीज, आप तो मेरी अच्छी और प्यारी नानी माँ है ना, प्लीज कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज। ऐसा बोलकर आस्था जो कुछ करवाना चाहती थी उसने नानी माँ से करने के लिए कह दिया। और तभी रौनक हैरानी से आस्था के पास आई और कंफ्यूजन से पूछी, क्या बात है आस्था, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तभी आस्था रौनक के कानों में भी कुछ कहना शुरू कर दिया और जैसे जैसे रौनक आस्था की बातें सुन रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। वह जोरों से हंसते हुए आस्था के गले से लग गई और जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह एकदम बेस्ट प्लान है। और फिर बारी बारी से सभी को कानों में रौनक ने प्लान बता दिया और सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। सबने एक दूसरे को हाई फाई दिया और तैयार होने के लिए चल पड़े। आहान और ध्रुव अब जल्दी ही वहां से बाहर निकल चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि जब तक घर में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है तब तक वह अपना कोई दूसरा काम निपटा लें। उनका दूसरा काम था डेविल किंग वाला। डेविल किंग के काम के लिए दोनों जल्दी बाहर निकल चुके थे और दादाजी अब अरमान को नॉर्मल देखकर थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे। और शारदा जी यानी नानी माँ से विदा लेकर वह भी मेंशन से बाहर चले गए और वह बताते हुए गए कि इस वक्त वह अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि जब दादाजी काफी हद तक उदास और मायूस हो जाते थे तो वह पास में ही बने एक पार्क में चले जाया करते थे। अरमान को उनकी सिक्योरिटी का बेहद ध्यान था, तो इसीलिए सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी टीम हमेशा दादाजी के आसपास रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर अब सिंघानिया मेंशन में केवल सभी लेडीज मौजूद थीं। वही आस्था जिसने अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए छोटा सा प्लान बनाया था, उसी के प्लान के अकॉर्डिंग अब सारे काम किए जाने लगे थे और जल्दी ही पूरे के पूरे हॉल का नक्शा बदल चुका था। राधिका और रश्मि ने खूबसूरत से छोटे छोटे ब्लाउज वाले लहंगे पहने थे जिनमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी, और आस्था ने एक रेड कलर का लहंगा चोली पहना था जिसमें उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि कोई भी उसे देख ले तो अपना दिल हार जाए। वही रौनक ने अपने सर पर एक लाल रंग की पगड़ी बांधी थी। वह एकदम पंजाबी लड़के के जैसा गेटअप किया था और बड़ी बड़ी मूंछें लगाई थी। और जल्दी ही आस्था ने नानी माँ के हाथों में एक ढोल की थमा दी थी जिसे आस्था ने राजेश से मंगवा लिया था। अब तो पूरे के पूरे हॉल में एक अलग ही तरह की रौनक लगी हुई थी और जल्दी ही बैकग्राउंड में गाने बजने लगा। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रौनक लड़का बनकर छेड़ते हुए रश्मि और राधिका के साथ ही साथ आस्था के आगे पीछे घूम घूम कर नाच रही थी। रौनक को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि रौनक ने गेटअप बड़ा ही कमाल का किया था। और जल्दी ही सभी नानी माँ की ढोलकी और साथ साथ गाने पर अच्छे से झूमने और थिरकने लगे थे। मेंशन का पूरा माहौल बदल चुका था। ब्रांडेड सोफे जो रखे हुए थे उन पर छोटे छोटे कुशन वगैरह रखे हुए थे। सबने एक दूसरे को फेंक फेंक कर उनके सारे कॉटन वगैरह निकाल उड़ा दिए थे। पूरा का पूरा हॉल कबाड़ खाना बना दिया गया था, लेकिन उन लोगों की मस्ती कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आस्था तो बहुत ज्यादा डांस कर रही थी और उसने भर भर कर चूड़ियां पहनी थी और एकदम लहराते बलखाती रौनक के आगे पीछे डांस करते हुए मटक रही थी। रौनक कभी उसकी कमर पकड़कर उसे घुमा रही थी तो कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस कर रही थी। रौनक बारी बारी से कभी राधिका के साथ डांस कर रही थी तो कभी रश्मि के साथ डांस कर रही थी। प्रियंका ने इन सब मामलों से खुद को दूर रखा था और वह तो यह शोरगुल सब कुछ देखकर पूरी तरह से चिढ़ गई थी और सीधा अपने आप को अपने कमरे में लॉक कर लिया था। दूसरी तरफ वही सब लोग जो ऑफिस गए हुए थे, अब किसी का भी काम में दिल नहीं लग रहा था। सबके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि इतना कुछ हो गया था सिंघानिया मेंशन में। उसके बाद से उनके दिल की हालत काफी ज्यादा अजीब हो गई थी, तो इसीलिए सभी ने डिसाइड किया कि वह जल्दी मेंशन में जाएंगे और कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान करेंगे कि थोड़ी बहुत सिंघानिया मेंशन की मायूसी कम हो। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए जल्दी से वह लोग सीधा अरमान सिंघानिया के ऑफिस में जा पहुंचे थे, क्योंकि बिना अरमान को बताए वह कुछ भी नहीं करना चाहते थे। अब अरमान ने जैसे ही उन चारों का आइडिया सुना उसे भी सही लगा, क्योंकि वह आस्था को मायूस बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। वही आकाश भी रश्मि की आंखों में मायूसी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ध्रुव और आहान पूरे के पूरे घर को एक बार फिर से खुशहाल बनाना चाहते थे, तो सभी के दिमाग में इस वक्त कुछ ना कुछ प्लान चल रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि आज वह सभी लेडीज को बाहर घूमने के लिए ले जाएंगे और इन द लास्ट सब के सब सुमित के होटल में डिनर करेंगे। तो इसी बहाने वह सब जल्दी ही आज सिंघानिया मेंशन आ पहुंचे। वहीं दूसरी ओर दादाजी भी जल्दी ही घूम फिर कर सिंघानिया मेंशन आ गए थे और जैसे ही वह सिंघानिया मेंशन आए, सिंघानिया मेंशन के बाहर से ही उन्हें कितनी ही सारी अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई थी, क्योंकि नानी माँ की ढोलकी, उनका गीत, साथ साथ राजेश को उन्होंने गाना बदलने पर लगा रखा था। कभी पल पल न माने टिंकू जिया इस तरह का गाना बजा रहा था, तो कभी
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये वाला गाना बज रहा था। तो कभी मैं निकला गड्डी लेकर, ये वाला गाना बज रहा था। अलग अलग तरह के पार्टी सॉन्ग्स इस वक्त वहाँ चल रहे थे और सभी सॉन्ग्स पर आस्था, रश्मि, राधिका, साथ ही साथ रौनक खूब ज्यादा थिरक रही थी। बेहद वह चारों सब मस्ती के मूड में थी। 3 लड़कियां थीं, एक लड़का था और रौनक सबको अलग अलग तरीके से जहां मर्जी वहां छू रही थी। पूरा लड़का होने का फर्ज निभा रही थी। अब जैसे ही मेंशन के बाहर से उन सबको इस तरह की आवाजें आना शुरू हुई तो सब पूरी तरह से चौंक गए थे। अरमान ने घूर कर टाइगर को देखा, मानो कि वह उसे कहना चाह रहा हो कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि मेंशन में इस तरह का बवाल मचा हुआ है। सभी एक साथ अब जल्दी से दौड़ते भागते सिंघानिया मेंशन के अंदर आ गए और जैसे ही वह वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे हॉल की थीम एकदम पार्टी थीम थी और उस वक्त वहां का माहौल बड़ा ही अलग था। लाइट डिम थी लेकिन आस्था, रश्मि, राधिका बेहद खूबसूरत और साफ दिखाई दे रही थी। वही रौनक जो कि उस वक्त लड़का बनी हुई थी। बीच बीच में वह कभी राधिका की कमर को छू रही थी तो कभी रश्मि की कमर को रौनक छू रही थी और कभी आस्था की कमर को छू रही थी। अब जैसे ही आकाश, सुमित और साथ ही साथ अरमान ने यह देखा उनकी आंखें आग उगलने लगी थीं। वही सुमित को भी राधिका का इस तरह से किसी लड़के का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। वही अरमान का हाल तो ऐसा हो रहा था मानो कि वह लूट गया हो। आस्था के ऊपर वह किसी की परछाई तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और यहाँ तो एक लड़का उन्हीं के मेंशन में बिंदास होकर खुल्लम खुल्ला आस्था की बड़ी ही खूबसूरत कमर को छू रहा था। तो अरमान के लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और वह घूर कर कभी आस्था को देख रहा था तो कभी उस लड़के को देख रहा था। इतने ही नहीं, आहान और ध्रुव को भी अब गलतफहमी हो गई थी और वह भी अब घूर कर रौनक को देखने लगे थे और सोच रहे थे कि इस लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि खुल्लम खुल्ला तीनों भाभियों पर वह हाथ साफ कर रहा था, क्योंकि रश्मि, राधिका, आस्था तो उनके भाभी ही थी। तो इसीलिए उन्हें तो यही लग रहा था कि यह लड़का कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर खुल्लम खुल्ला उनकी तीनों भाभियों के साथ मौज मस्ती और एंजॉय कर रहा है। तो उनका भी अब खून उबलने लगा था। वही आकाश तो दिल कर रहा था कि या तो अभी इस वक्त रश्मि की जान ले लेगा या फिर वह उस लड़के की जान ले लेगा जो लड़का इस वक्त रश्मि को छू रहा था। अब सभी गुस्से से लाल पीले होकर वहां खड़े थे। वही दादाजी मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे क्योंकि नानी माँ भी उस वक्त वहां मौजूद थी और एंजॉय करते हुए ढोलकी बजा रही थी। तो दादाजी को बड़ी ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर इस तरह से अपने चारों पोतों पर गई तो वह भी अब थोड़ा सा हैरान हो गए थे। लेकिन उन्होंने रौनक को पहली नजर में ही पहचान लिया था। वही वह सभी लड़के रौनक को पहचान नहीं पाए। उन्हें तो यही लगा था कि कोई लड़का यहाँ घुस आया है और इस तरह से सब लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। कहीं ना कहीं उन सबको राधिका, रश्मि और आस्था पर भी गुस्सा आ रहा था कि इस तरह से कैसे भला वह इतनी आसानी से किसी और लड़के के साथ डांस कर सकती है। और फिर अचानक देखते ही देखते टाइगर ने आगे बढ़कर अरमान की आंखों के इशारे देख लिए थे और आगे बढ़कर उसने फटाफट से राजेश, जो कि डीजे पर बैठा हुआ था, फटाफट से वहां से डीजे उठाया और उसे हॉल में फोड़ दिया। डीजे के नीचे गिरते ही तुरंत आवाजें आनी बंद हो गई थी और गाना बंद हो गया था। केवल अब सिर्फ नानी माँ की ढोलकी की आवाजें आ रही थी। लेकिन टाइगर ने आगे बढ़कर नानी माँ की ढोलकी छीनते हुए ली और उसे भी जमीन पर नीचे पटक दिया। और सब तभी ध्रुव, आहान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। सुमित, आकाश, अरमान को छोड़कर हम सब ने जाकर तुरंत रौनक को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब तो राधिका, रश्मि, साथ ही साथ आस्था भी पूरी तरह से चौंक गई थी कि अचानक से यहाँ सब क्या हो रहा है। सब लड़के इतना भड़क क्यों रहे हैं। वह सब तो पूरी तरह से मौज मस्ती करने में बिजी थी। उन्हें क्या पता था कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब जैसे ही उन सबने सबको देखा तो सभी लड़कियों की हैरानी से आंखें फैल गई थीं। वह कभी गन पॉइंट पर खड़ी हुई रौनक को देख रही थी तो कभी अरमान को, टाइगर को, सबको देख रही थी। वही नानी माँ भी टाइगर को देखने लगी और मन में कोसते हुए बोली, इस घोड़े को अचानक से क्या हो गया है। इसने मेरी ढोलकी क्यों फोड़ दी। कीड़े पड़ेंगे इस मुये को। कहीं ना कहीं नानी माँ मन मन में टाइगर को कोसने लगी थी। लेकिन फिलहाल वह कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इस वक्त रौनक गन पॉइंट पर थी। वही अरमान का हाल तो ऐसा हो रहा था कि अभी और इसी वक्त अपनी आंखों से ही जलाकर सब कुछ खाक कर देगा। तभी आस्था तुरंत अरमान के पास गई और कंफ्यूजन से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है अरमान जी, और आपने यह क्या किया। आपने उसे गन पॉइंट पर क्यों ले लिया। प्लीज छोड़ दीजिए उसे। अब जैसे ही आस्था ने अरमान की ओर देखकर ये बोला, अरमान अब उगलती आंखों से आस्था की ओर देखकर सोचने लगा कि इस लड़की को इस अजनबी लड़के की इतनी फिक्र हो रही है। आखिर यह करना क्या चाह रही है। क्या इसे यह नहीं पता कि अरमान सिंघानिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी बीवी पर, अपनी चीज पर किसी की भी परछाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये लड़की, उसकी बीवी, कितने धड़ल्ले से उस अनजान लड़के को बचा रही है। अब अरमान घूर कर आस्था को देखने लगा था। वही आहान अब रौनक की ओर गुस्से से देखकर बोला, कौन है तू, फिर तेरी हिम्मत कैसे इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल भाभियों के साथ डांस करने की। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हमारी भाभियों को इधर उधर छुएगा। हाँ, और तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। आखिरकार तुझमें इतनी हिम्मत आ गई कि तू सिंघानिया मेंशन में घुस आया। से आकर गन पॉइंट पर ले लिया था। डीजे वगैरह, ढोलकियां सब फोड़ दी थी। तो रौनक भी अब घबरा गई थी और बोली, देखिए आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो सिर्फ डांस कर रही थी। जैसे ही रौनक ने यह कहा, मैं डांस कर रही थी, सभी हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी आहान बोला, अच्छा अब बंदूक सामने देखी तो अपना जेंडर ही बदल लिया। कर रहा था कि जगह कर रही थी, लगा दिया। ऐसा बोलकर आहान रौनक का मजाक उड़ाने लगा। तब तक आस्था रौनक के पास आकर खड़ी हो गई थी और उसके सामने खड़ी होकर आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव की ओर देखते हुए बोली,
आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब तो वे सभी दूसरे को हैरानी से देखने लगे थे और अपनी परेशानी जताते हुए बोले, आखिरकार भाभी को हो क्या गया है? इस तरह से पहले किसी अजनबी लड़के के साथ डांस करना और अब इस तरह से उसे सबके सामने डिफेंड करना, ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं ना कहीं उन्हें भी अब आस्था पर थोड़ा सा शक हो रहा था। लेकिन तभी रश्मि और साथ ही साथ राधिका भी आकर रौनक के सामने खड़ी हो गईं। रौनक के लिए परवाह जताते हुए बोली, यह आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ दीजिए इसे। अब तो सब और भी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिरकार इस लड़के ने उनकी भाभी इन लड़कियों को क्या घोल कर पिला दिया कि इस लड़के की पैरवी के लिए तीनों के तीनों आकर सामने खड़ी हो गई हैं। वही अरमान अब गुस्से से आस्था को घूरता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था और डेविल टोन में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से किसी लड़के के साथ डांस करने की और अब उसे इस तरह डिफेंड करने की? इस लड़के की तो अब लाश ही यहाँ से जाएगी। जैसे ही अरमान ने आग उगलती हुई आंखों से यह कहा, आस्था डर गई थी और तब उसने अरमान के शब्दों पर गौर किया तो इसका मतलब अरमान रौनक को लड़का समझ रहा है। तभी आस्था ने रश्मि की ओर देखा और रश्मि ने राधिका की ओर देखा था और तीनों को जब इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग रौनक को लपड़का समझ रहे हैं तो वे तीनों एक दूसरे की ओर देखकर जोरों से हंसने लगी थी। वही साथ साथ रौनक भी अब उनकी बातों का मतलब समझ गई थी और वह भी हंसने लगी थी। अब सबके सब कंफ्यूजन से एक दूसरे की ओर देखने लगे थे और सोचने लगे, क्या ये सारी लड़कियां पागल हो गई हैं और साथ ही साथ लड़का भी पागल हो गया है? शायद अपनी मौत को सामने देखने के बाद ही अपने मानसिक संतुलन खो बैठा है, इसीलिए इस तरह से हंस रहा है। तभी नानी माँ वहां आती हैं और बारी बारी से उन सबको देखने लगी थी। तभी आहान कंफ्यूजन से नानी माँ की ओर देखकर बोला, नानी माँ, लगता है ये लड़कियां ही पागल हो गई हैं और साथ ही साथ यह लड़का भी जो इस तरह से हंस रहा है अपनी मौत को सामने देखने के बाद भी। तभी नानी माँ ने हल्का सा आहान के पास जाकर उसके सर पर एक चपेट लगा दी और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, पागल ये लड़कियां नहीं, पागल तुम लोग हो गए हो। जो देखा उसी पर विश्वास कर लिया और इसकी जान लेना चाहते हो तुम? एक मिनट ठहरो। ऐसा बोलकर नानी माँ ने रौनक के सर पर से बंधा हुआ सरदार टाइप का एक पगड़ी सी पहन रखी थी उसको निकाल दिया और उसके घने और लंबे बाल सबकी आंखों के सामने थे और साथ ही साथ उन्होंने जल्दी ही रौनक के मुंह की बड़ी सी मुंह को खींच दिया। रौनक जो कि पूरी तरह से एक सरदार जी बनी हुई थी, उसकी मुंह जैसे ही खींचकर निकली तो उसने हल्की सी चीख मारी और घूर कर सबको देखने लगी। अब सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। वही आहान तो मुंह खोले रौनक की ओर ही देख रहा था। रौनक जो कि उस वक्त सरदार जी के वेश में थी। अब ध्रुव भी रौनक को सामने देखकर मुस्कुराने लगा था। वही आकाश और सुमित भी एक दूसरे को देखने लगे और जल्दी से उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी बंदूक जेब में रख दी। वही अरमान भी अब थोड़ा सा सकपका गया था और अगले ही पल बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला गया था। अरमान के जाने के बाद सुमित ने एक नजर राधिका की ओर देखी, फिर रौनक की ओर देखकर वह भी फटाफट से अपने कमरे में चला गया था क्योंकि इस वक्त वे सारे ही शर्मिंदा से हो गए थे। केवल आहान और ध्रुव वहां बचे थे। वही टाइगर भी अब जल्दी ही अरमान के पीछे पीछे चला गया था। अब ध्रुव और आहान नजर झुकाकर बारी बारी से सबको देख रहे थे और अब सारी लड़कियां घूर घूर कर आहान और ध्रुव को देख रही थीं। तभी आहान तुरंत अपने कानों को पकड़कर बोला, भाभी, हमें लगा कि कोई लड़का आप लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसीलिए हमने। यह कहते हुए आहान अब चुप हो गया था। तभी रौनक तुरंत आहान के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। वह आंखें मटकाते हुए डांटती है, इसीलिए तुमने मुझे गन पॉइंट पर ले लिया था? आखिरकार तुम समझते क्या हो? अपने आप को ऐसा बोलकर रौनक आहान को गुस्से से घूरने लगी है। अब आहान के पास कुछ शब्द ही नहीं बचे थे, इसीलिए वह भी तुरंत अपने कमरे में भाग गया था और जल्दी ही ध्रुव भी बिना कुछ कहे वहां से भाग गया था, मानो कि उनके पीछे भी किसी ने सरकारी पागल कुत्ते छोड़ दिए हों। सभी के वहां से जाने के बाद अब सारी लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं और अचानक नानी माँ समेत खिलखिलाकर जोरों से हंसने लगी थीं। तब नानी माँ, राधिका और रश्मि साथ ही साथ आस्था के पास आती हैं और प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती हैं, अब तुम लोगों को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। इससे यह बात सब पता चलती है कि वे तीनों तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते तो इस तरह से रौनक को लड़का समझकर उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करते। जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, सभी मन ही मन में मुस्कुराने लगी। वही राधिका के मन में तो तितलियां उड़ने लगी थीं कि जिस तरह से सुमित फील कर रहा था, जिस तरह से उसने रौनक को गन पॉइंट पर लिया था, तो उसे भी अब ऐसा लगने लगा था मानो कि वाकई सुमित मुझे बेहद प्यार करता है। तभी आस्था क्यूट सी स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है नानी माँ, हम सब आपकी बात समझ गई हैं और हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। अभी हम अपने कमरे में जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं। वैसे भी हमने तो ये सब कुछ अपना स्ट्रेस भगाने के लिए किया था, लेकिन अब तो हमारा स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ गया है। यह बड़बड़ाते हुए आस्था जल्दी ही अपने कमरे की ओर जाने लगी। वह जैसे ही वह कमरे में आती है, उसने देखा कि कमरे में अंधेरा था। आस्था हैरान हो गई क्योंकि अरमान तो कमरे में ही आया था, तो कमरे में इस तरह से अंधेरा क्यों था? लेकिन तभी आस्था का हाथ पकड़कर अरमान ने अपनी ओर खींच लिया था और आस्था सीधा अरमान के सीने से जा लगी थी। अरमान आस्था पर जी भरकर नजर डाल रहा था। आस्था ने बड़ा ही खूबसूरत सा गेटअप लिया हुआ था, जिसमें वह बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, एकदम नई नवेली दुल्हन जैसी। तो इसीलिए अरमान ने आस्था को तुरंत अपनी बाहों में कस लिया था। वही आस्था मुस्कुराकर अरमान की ओर देख रही थी। वह उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्या आप डर गए थे? आपको लगा कि हम किसी लड़के के साथ डांस कर रहे हैं? जैसे ही आस्था ने यह बोला, अरमान ने अपना सर आस्था की गर्दन में छुपा लिया था और वहां पर आस्था को जोरों से किस करते हुए बोला, लकी है रौनक कि बच गई। ऐसा बोलकर अरमान ने अपने होठों को आस्था के होठों से जोड़ दिया था और उसके होठों का रसपान करने लगा था। अब आस्था भी अरमान के प्यार पाकर पूरी तरह से सिहर उठी थी।
और जल्दी ही आस्था ने भी आगे बढ़कर अरमान को गले से लगा लिया था और दोनों में कितनी ही देर तक जोर शोर से प्यार आगे बढ़ने लगा था। वहीं दूसरी ओर राधिका जैसे ही अपने कमरे में गई, वह दरवाजा बंद करके मुस्कुराने लगी थी। जिस तरह से सुमित ने रिएक्ट किया, कहीं ना कहीं राधिका को बेहद अच्छा लगा था। इसलिए राधिका अपने कमरे में गोल गोल घूमने लगी थी, क्योंकि आज पहली बार सुमित के साइड से उसे प्यार का एहसास हुआ था। राधिका को उस वक्त बड़े ही खुश नजर आ रही थी। जल्द ही राधिका ने फटाफट से बाथरूम में जाकर खुद को कपड़ों से आजाद किया और आज वह शर्माई शर्माई सी बड़ी ही प्यारी लग रही थी। राधिका ने फटाफट से बाथरोब पहना और नहाकर जैसे ही वह बाहर आई, अचानक से उसे सुमित उसके बेड पर बैठा हुआ दिखाई दिया। अब राधिका सुमित को वहां देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि वह बाथरूम में थी। उसे तो लगा था कि कमरे में कोई नहीं, अकेली है, तो इसी हिसाब से वह सही से कपड़े पहनकर नहीं आती है। सुमित वहां राधिका को थोड़ा सा डराने, धमकाने और साथ ही साथ इस बात का एहसास कराने आया था कि वह इस बात को लेकर ज्यादा गलतफहमी का शिकार न हो कि उसे किसी लड़के के साथ देखकर सुमित को जेलस फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने राधिका को इस तरह से बाथरूम में देखा तो उसके सिटी गुम हो गई थी। फिर वही सुमित जो कि राधिका को डांटने के इरादे से वहां आया था, अब राधिका को इस तरह से गीले बालों में और थाई से ऊपर बाथरूम में देखा तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब होने लगी थी। वही राधिका पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी कि वह करे तो करे क्या, वह किस तरह से अपने आप को छुपाए। लेकिन अब तो सुमित के सामने वह खड़ी हुई थी। तभी सुमित तुरंत बेड से खड़ा हुआ और राधिका के करीब आया। उस वक्त राधिका बड़ी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। अचानक सुमित राधिका के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। वही राधिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद सुमित उसे अब किस करने वाला है। लेकिन राधिका के बेहद करीब जाकर अचानक उसके बालों को कसकर पकड़कर सुमित बोला, ज्यादा गलतफहमी में तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम। यह बोलकर सुमित जल्दी ही राधिका को बेड पर धक्का देता हुआ वहां से चला गया था। वही राधिका जो थोड़ी देर पहले खुश हो रही थी, उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे हैं। वही दूसरी ओर रश्मि जो कि लहंगा चोली में बेहद खूबसूरत लग रही थी, आकाश की नजरों में समा गई थी। और जैसे ही रश्मि अपने कमरे में गई, आकाश उसका इंतजार कर रहा था और उसे गोद में लेकर गोल गोल घूमने लगा। रश्मि फिर मुस्कुराने लगी थी और प्यारी स्माइल करते हुए पूछती है, क्या आप वाकई किसी की जान ले लेते अगर कोई हमें छूता तो? जैसे ही रश्मि ने यह कहा, आकाश ने उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर की ओर करते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम्हें किसी ने भी छूने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। यह कहकर आकाश ने रश्मि को जोरों से गले से लगा लिया था। उनके बीच में से हवा पास होने की भी जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अगर आकाश रश्मि को 1 मिनट के लिए भी छोड़ेगा तो रश्मि उसे छोड़कर कहीं चली जाएगी। और रश्मि भी आकाश का इतना प्यार पाकर उसकी आंखें नम हो उठती हैं। वहीं दूसरी ओर दादाजी एक बार फिर अपने परिवार में इस तरह से हंसी, खुशी और प्यार और माहौल देखकर काफी खुश हो गए थे। वहीं उन चारों ने जो प्लान किया था कि सबको बाहर लेकर जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने एक अपने अपने पार्टनर को ढेर सारा प्यार करने के बाद उन्हें तैयार होने के लिए कह दिया था। और आस्था अरमान के प्यार के बाद और भी ज्यादा खिलकर गुलाब हो गई थी। वहीं प्रियंका को जैसे ही इस बात के बारे में पता चला कि अरमान सबको लेकर बाहर जा रहा है, तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उसने जानबूझकर आज एक शॉर्ट ड्रेस चुना था जो कि उसकी थाई तक आ रही थी और ऊपर से उसके जिस्म का काफी ज्यादा हिस्सा रिवील हो रहा था। उस ड्रेस में वह बेहद हॉट और अट्रैक्टिव लग रही थी, क्योंकि प्रियंका के पास कमाल का फिगर था। वही प्रियंका ने सोचा कि आज तो अरमान उसकी ओर पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि आस्था तो हमेशा पूरे बंद कपड़े पहनती थी, तो इसमें इतनी ज्यादा वह आकर्षक नहीं लगती थी। लेकिन आज तो प्रियंका ने सोचा कि जैसे ही अरमान उसे इन कपड़ों में देखेगा तो पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा। इसीलिए प्रियंका अपने लेवल पर पूरी तरह से तैयार होने लगी थी। वहीं आस्था को जब यह पता चला कि अरमान उसे आज कहीं बाहर लेकर जाने वाला है, तो आस्था ने बाहर जाने के लिए एक बार फिर से अपनी माँ की साड़ी को चुना था, क्योंकि वह साड़ी उसके लिए बेहद स्पेशल थी और उसने लास्ट टाइम वह साड़ी तब पहनी थी जब वह रश्मि के साथ स्कूटी से मॉल जा रही थी। लेकिन अब नानी माँ की मदद से आस्था ने जल्दी ही वह साड़ी पहन ली थी। उसमें वह बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। और वैसे भी आस्था के लिए आज स्पेशल मोमेंट होने वाला था। आज अपने पति के साथ पहली बार वह इस तरह से बाहर जा रही थी, तो वह आज कुछ ज्यादा ही सजी धजी हुई थी। बड़ा सा उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया था, एक छोटी सी रेड कलर की बिंदी लगाई थी, जिसमें वह बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत और अरमान के प्यार करने के बाद तो बेहद खिलखिला रही थी। हालांकि उसकी नेक के पास लव बाइट्स का निशान मौजूद था, जिसे आस्था कवर करना भूल गई थी। जल्दी ही आस्था अच्छे से रेडी होकर नीचे खड़ी हुई थी। उसने देखा कि रश्मि राधिका तो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। राधिका जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रश्मि ने इंसिस्ट किया। वहीं रौनक ने भी जाने से मना कर दिया था, लेकिन रश्मि और आस्था के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। तब नानी माँ ने सबको बोला कि आप बच्चों के बीच में हम जाकर क्या करेंगे, तो आप लोग जाइए और होकर आइए, भला हम आप लोगों के साथ जाकर क्या करेंगे। तब नानी माँ ने सबको बुलाकर कहा, आप बच्चे के बीच में हम जाकर क्या करेंगे, आप लोग जाइए और आकर बताइएगा। तभी आस्था ने नानी माँ का हाथ पकड़कर जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं नानी माँ, हम आपके बिना कैसे जा सकते हैं, प्लीज आप भी चलिए ना। वहीं अरमान घूर कर आस्था को देखने लगा था, क्योंकि नानी माँ उसे शुरू से ही कबाब में हड्डी लगाती थी, क्योंकि आस्था हमेशा नानी माँ के साथ ही रहती थी और अरमान चाहता था कि आस्था सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचे और उसके बारे में ही बातें करे, उसका ही नाम बार बार ले। वह एक तरह से अरमान नानी माँ को अपना दुश्मन समझता था, जो आस्था और उसके बीच में थी। अब जैसे ही आस्था ने नानी माँ को चलने के लिए आग्रह किया, नानी माँ ने अनायास अरमान की ओर देखा, जो घूर कर नानी माँ को देख रहा था। नानी माँ थोड़ी सी हड़बड़ा गई थी और सोचने लगी,
यह दामाद जी तो हमें इस तरह से घूर रहे हैं जैसे कि हम कोई लड़का हो और उनकी बीवी को हम भगा कर ले जाएंगे। तभी नानी माँ अपने आप पर थोड़ा संयम रखते हुए बोली, अरे बेटा, हम बूढ़ी औरतें तुम लोगों के साथ जाकर क्या करेंगी? तुम लोग जाओ ना, एंजॉय करो, और हाँ, पीछे से घर पर भी तो देखने के लिए कोई चाहिए ना, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसा बोलकर नानी माँ ने हक से उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी। वहीं आहान की आंखें नम हो रही थीं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक वह अरमान के साथ ही रहा था और उसके घर में कोई महिला नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह से नानी माँ ने हक से यह कहा था कि वह घर का ध्यान रखेंगी, तुम लोग जाओ, मौज मस्ती करके आओ, आहान को बड़ी ही अच्छी फीलिंग आई थी। अचानक उसने आगे बढ़कर नानी माँ को गले से लगा लिया था। अब आहान को इस तरह से इमोशनल देखकर रौनक हैरान थी और सोचने लगी, क्या बच्चों जैसा इसका दिल है। ये इतना भी बुरा नहीं जितना वो उसे समझ रही थी, क्योंकि रौनक को आहान शुरू से ही एक नंबर का रईस और बिगड़े हुए अमीर ज्यादा लगा था। लेकिन अब जैसे जैसे आहान के रूप उसके सामने खुलकर आ रहे थे, तब से उसने आहान को लेकर अपनी सोच बदल दी थी। तभी अरमान की आवाज आई, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। ये बोलकर अरमान ने आस्था की ओर देखा। तब आस्था भी चुपचाप जाकर अरमान के बगल में खड़ी हो गई थी। तभी अचानक मारिया वहां आई। मारिया जो उस वक्त ऑफिस में ही रह गई थी और वह घर नहीं आ पाई थी, क्योंकि अरमान ने कुछ इंपॉर्टेंट काम मारिया को दिए थे। क्योंकि मारिया को फॉरेनर मीटिंग्स की सारी डिटेल्स अच्छे से पता होती थी कि किस तरह से फॉरेन लैंग्वेज यूज करके सब मीटिंग से वह प्रोजेक्ट हासिल करे। इसीलिए मारिया उनमें बिजी थी, इसीलिए वह उनके साथ वापस नहीं आई थी। अब जैसे ही मारिया वहां आई, सब लोग मारिया की ओर देखने लगे थे और तब ध्रुव मारिया की ओर देखकर बोला, मारिया दीदी, अगर आप आ गई हैं तो आप भी तैयार हो जाइए, हम सब घूमने के लिए जा रहे हैं। तब मारिया तुरंत वहां जाकर एकदम सपाट लहजे के साथ अरमान के सामने खड़ी हो गई थी। वह सर्द आवाज में बोली, किंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब जैसे ही मारिया ने यह कहा, सभी लोग हैरानी से मारिया को देखने लगे, क्योंकि एक तो मारिया बहुत कम बोलती थी और सब लोग अच्छी तरह से जानते थे, अगर मारिया कुछ बात करने के लिए कह रही है तो जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए अरमान ने मारिया को स्टडी रूम में आने का इशारा किया था। वहीं सब के सब परेशान हो गए थे, क्योंकि सबका मूड एकदम चिल आउट था और सब के सब बाहर घूमकर थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन अब मारिया के आने पर सब हैरान हो गए। वहीं टाइगर मारिया के साथ साथ स्टडी रूम में चला गया था और साथ ही साथ आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान भी स्टडी रूम में जमा थे, क्योंकि अगर मारिया ने बोला है कि कुछ बात करनी है तो जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात ही थी। अब जैसे ही सब के सब वहां गए, अरमान मारिया की ओर गौर से देखने लगा और ऑर्डर देते हुए बोला, बोलो मारिया, क्या बात है? तब मारिया ने कहना शुरू कर दिया, एक प्रॉब्लम हो गई है किंग। अब मारिया के मुंह से प्रॉब्लम सुनकर सब चौंक गए थे, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मारिया खुद इतनी केपेबल थी कि आराम से सब कुछ हैंडल कर लिया करती थी। चाहे किसी की जान लेना हो, कोई प्रोजेक्ट हासिल करना हो, या किसी को धमकी देना हो, या कुछ भी करना हो, मारिया आसानी से वह काम कर लिया करती थी। लेकिन अब जब मारिया ने यह बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तब अरमान उसकी ओर देखने लगा था। तब टाइगर पूछता है, क्या प्रॉब्लम हुई है? तब मारिया बताती है, वह अबीर सिंह राठौर ने पूरे अंडरवर्ल्ड में अपने आप को किंग घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा चुका है। अबीर सिंह राठौर ने अपने आप को अंडरवर्ल्ड का नया किंग घोषित कर दिया है। और इतना ही नहीं, उसने किंग के लिए काम करने वाले बहुत सारे लोगों की बेरहमी से जान ले ली है। क्या क्या क्या? जैसे ही उन सब ने यह सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं थी। अंडरवर्ल्ड का किंग बनना यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब साफ था कि पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड अबीर सिंह राठौर के कदमों में था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? किंग तो सिर्फ डेविल किंग यानी अरमान सिंघानिया था। तो इस तरह से अबीर सिंह राठौर खुद को अंडरवर्ल्ड का किंग कैसे घोषित कर सकता था? क्योंकि मारिया अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई थी, तो सबसे पहले उसे खबर मिल चुकी थी और वह सीधा दौड़कर अरमान को बताने के लिए आई थी। और अब बात यहाँ तक पहुंची थी कि अगर अरमान सिंघानिया अबीर सिंह राठौर की अपने हाथों से जान ले लेता है, तो वह अंडरवर्ल्ड का किंग रह पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। लेकिन अरमान सिंघानिया अपने वादे से बंधा हुआ था। अरमान ने अबीर सिंह राठौर के पिता को वादा किया था कि वह उसके बेटे की जान कभी भी नहीं लेगा, और अरमान सिंघानिया अपनी जान दे सकता था, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। अब अरमान थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने बचपन से ही डिसीजन लिया था कि वह हर तरफ लोगों पर राज करेगा, क्योंकि उसने जिस तरह से अपना बचपन जिया था, जिस तरह से उसने गुलामी देखी थी, जिस तरह से उसने पैसों की किल्लत देखी थी, तो इस तरह से उसने डिसीजन लिया था कि उसके जितना पावरफुल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन अब इस तरह से अंडरवर्ल्ड की कुर्सी चले जाने के बाद अरमान की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। उसे वाकई बहुत बड़ा धक्का लगा था और वह कोल्डली बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अबीर सिंह राठौर ने अंडरवर्ल्ड के 5 खास लोगों की जान लेकर खुद को किंग घोषित किया था, और जितने भी लोग अरमान के साइड थे, उन सबका उसने मर्डर कर दिया था। उस वक्त अबीर सिंह राठौर बड़ा ही वहशी लग रहा था, क्योंकि अबीर राठौर ने डिसीजन लिया था कि वो अरमान सिंघानिया से सब कुछ छीन लेगा। इस बात के बारे में किसी को दूर दूर तक एहसास नहीं था कि अबीर सिंह राठौर ने यह सब काम अकेले नहीं किया था, बल्कि अमरीश रायचंद के साथ मिलकर किया था। फ्लैशबैक, जब अरमान सिंघानिया ने अबीर सिंह राठौर को धक्के देकर सिंघानिया मेंशन से निकाला था, ठीक उसी वक्त अमरीश से उसकी मुलाकात हुई थी। अमरीश रायचंद के कुछ आदमी मेंशन पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि अमरीश रायचंद को इस बात का डर था कि कहीं अरमान सिंघानिया उसके बेटे को कोई हानि ना पहुंचा पाए। इसीलिए अरमान सिंघानिया पर नजर रखने के लिए उसने अपने आदमियों को भेज दिया था। लेकिन जब उसके आदमी ने उसे यह बताया कि अबीर सिंह राठौर को इस तरह से अरमान सिंघानिया ने अपने मेंशन से बाहर निकाला है, तो अमरीश रायचंद सीधा अबीर सिंह राठौर से मिलने जा पहुंचा था, और वहां जाकर उसे बात के बारे में पता चल चुका था
कि आस्था अबीर सिंह राठौर की कमजोरी बन चुकी है। अरमान की बीवी, उसी का फायदा उठाते हुए उसने उसे अंडरवर्ल्ड का रास्ता दिखाया था कि सबसे पहले अगर तुम्हें अरमान सिंघानिया को हराना है तो उसकी ताकत को खत्म करना होगा और उसकी सबसे बड़ी ताकत अंडरवर्ल्ड से है। तो अगर तुम अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन जाते हैं तो अरमान सिंघानिया को हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इतना कहकर अमरेश रायचंद ने अबीर सिंह राठौर का अच्छे से ब्रेन वॉश किया था। अबीर के सर पर तो वैसे ही आस्था को अपना बनाने का भूत सवार था। उसने तो सोच लिया था कि वह न केवल अरमान से आस्था को छीन लेगा बल्कि अपनी जमीन को भी अरमान से छीन लेगा, जो अरमान ने उसके पिता को मजबूर करके हासिल किया था। अबीर सिंह राठौर को पहली बार मोहब्बत हुई थी और वह अपनी मोहब्बत हर हाल में हासिल करके रहेगा। इसके लिए ना वह कोई सही देख रहा था न गलत देख रहा था। जो कोई भी रास्ता उसे आस्था के करीब कर रहा था वह उस रास्ते पर चल रहा था। वहीं अरमान ने जैसे ही यह सब कुछ सुना, उसके चेहरे पर एक छोटी सी लेकिन शातिर मुस्कुराहट थी। अरमान को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर उन चारों का रंग उड़ गया था। वह समझ चुके थे कि अरमान सिंघानिया न जाने अब कितनी लाशों का ढेर लगाने वाला है। अरमान सिंघानिया पहले भी डेविल किंग कितने ही सारे लाशों का ढेर लगाकर बना था और शायद अब एक बार फिर से अरमान का डेविल रूप सबको देखने को मिलेगा। तभी अरमान ने अपने शब्दों में आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, टाइगर और मारिया को कुछ बताना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर आस्था, रश्मि, राधिका, रौनक, जो कि बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, वह सब उदास हो गई थी क्योंकि वह सब डेस्परेटली बाहर जाकर घूमना चाहती थी। क्योंकि रौनक तो जब से सिंघानिया मेंशन में आई थी तब से उसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी थी। कहाँ तो रौनक हमेशा अपनी बुलेट उठाती थी और सड़कों पर सैर करने के लिए निकल जाया करती थी। वहीं रश्मि का भी अब बाहर निकलना छूट चुका था और शादियों के फंक्शन में बिजी हो गई थी। लेकिन अब उन सबका वाकई बाहर जाने का दिल कर रहा था। और राधिका तो लंबे समय से कोमा में थी तो वो भी बाहर जाने की एक्साइटेड उसमें कुछ ज्यादा आ गई थी। तभी आस्था बोलती है, लगता है इन लोगों का बाहर जाने का इरादा बदल चुका है। जरूर इनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई होगी। लेकिन हम लोग तो जा सकते हैं ना, और वैसे भी रौनक को बाइक चलाना आती है, रश्मि दीदी को स्कूटी आती है, तो क्यों ना हम लोग एक राउंड लगाकर आ जाते हैं। आते टाइम आइसक्रीम खा लेंगे। वैसे भी बड़े दिनों से मैंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम नहीं खाई है और वैसे भी मैं अब तैयार हो गई हूँ। मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं अब चेंज करने का। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, रश्मि और साथ साथ राधिका को भी आइडिया बुरा नहीं लगा था और वैसे भी वो चारों मैच्योर थीं तो आसानी से बाहर जा सकती थीं, तो मसला क्या था। तभी उन्होंने दादाजी से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, दादाजी दादाजी मुझे लगता है कि उन सबको कुछ काम याद आ गया है, इसीलिए वह हमारे साथ नहीं जा पाएंगे। तो इतने में वह लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, इतने हम यहीं पास में जाकर आइसक्रीम खाकर आ जाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने दादाजी से परमिशन ली, दादाजी ने बारी बारी से उन सब के मासूम से चेहरे को देखा और उसके बाद बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग जा सकती हैं, लेकिन उनकी मीटिंग खत्म होने से पहले आ जाना, वरना शायद उन्हें अच्छा ना लगे। अब जैसे ही दादाजी ने परमिशन दी, उन सबने खुशी होकर हल्ला काटकर दादाजी को गले से लगा लिया था और जल्दी ही रौनक ने अपनी स्टाइल में अपनी बाइक बाहर निकाली और उसने राधिका को अपने साथ बिठाया था। वहीं रश्मि ने स्कूटी निकाली थी और आस्था उसके साथ बैठी थी और जल्दी ही वह लोग बिना उन सब यानी अपने अपने पार्टनर को बताए सीधा बाहर निकल गई थी, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वह तो लोग अब तक शायद मीटिंग में बिजी हो गए हैं तो शायद आप उन्हें घूमने न ले जाए। लेकिन उस वक्त उनका मन घूमने का था। ऊपर से वह तैयार हो गई थी तो इसीलिए वह बिना बताए चली गई थी। वहीं अरमान सिंघानिया कितनी देर तक मीटिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद बोलता है, एक काम करो, बाकी सब उन सबको जाकर मना कर दो कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कल जाएंगे जहां जाएंगे, क्योंकि अरमान का प्लान आज कहीं और जाने का था। अरमान की बात सुनकर टाइगर तुरंत हॉल में आता है, लेकिन हॉल में आकर जब उसे दादाजी से इस बात के बारे में पता चला कि वह सब बाहर गई है, टाइगर के माथे पर बल पड़ गए थे, क्योंकि पहले ही आस्था की सिक्योरिटी में चूक हो गई थी और अबीर सिंह राठौर आस्था की जिंदगी में आ गया था। लेकिन अब इस तरह की चूक अगर हो जाती है तो अरमान सिंघानिया शायद किसी को जिंदा ना छोड़े। टाइगर जल्दी ही अरमान के सामने मौजूद था और बोलता है, किंग, वह क्वीन और बाकी सब चली गई हैं। अब जैसे ही टाइगर ने यह कहा, अरमान की तो आंखों में खून उतर आया था और वह गुस्से से बौखलाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, कौन कहाँ चला गया है। तब टाइगर ने साफ साफ बता दिया था कि क्वीन, रश्मि जी, राधिका जी और साथ ही साथ रौनक के साथ बाहर चली गई हैं। अब तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे और उसने अपनी 2 उंगली उठाकर अपने सर पर टैप करना शुरू कर दिया था। अरमान का मूड थोड़ी देर पहले कुछ और था, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। तभी अरमान ने बेहद कोल्ड वॉइस में टाइगर से कहा, गाड़ी निकालो। वहीं आकाश, सुमित, आहान, ध्रुव बाकी सब काफी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने भी अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करके रखा हुआ था। टाइगर ने साफ साफ बता दिया था कि क्वीन, रश्मि, राधिका और रौनक बाहर चली गई हैं। अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने अपनी 2 उंगलियां उठाकर अपने सर पर टैप करना शुरू कर दिया था। अरमान का मूड थोड़ी देर पहले कुछ और था, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। अरमान ने बेहद कोल्ड वॉइस में टाइगर से कहा, गाड़ी निकालो। आकाश, सुमित, आहान, ध्रुव और बाकी सब काफी गुस्से में थे। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर रखी हुई थी, क्योंकि इस तरह से आस्था और बाकी सबका घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। अबीर कुछ भी कर सकता था, क्योंकि अबीर की पावर एकदम से काफी बढ़ चुकी थी। जल्दी ही अरमान बाकी सबको लेकर फटाफट कार में जमा था और सब एक साथ एक कार से सड़कों पर निकल चुके थे। वहीं दूसरी ओर आस्था, रौनक, राधिका और रश्मि चारों बेहद खुश थे। चारों एक साथ साइड कॉर्नर पर बने एक छोटे से आइसक्रीम पार्लर के बाहर रुक गई थी। उन्होंने डिसाइड किया कि यहीं से आइसक्रीम खाकर वापस चले जाएंगे, ज्यादा कहीं दूर घूमने नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले कि उनकी मीटिंग खत्म हो जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा।
ये सोचते हुए वे फटाफट से आइसक्रीम लेने लगी थीं और आइसक्रीम पार्लर के अंदर बैठकर ही आइसक्रीम खाने लगी थीं। आज आस्था बहुत खुश थी। उसे इस तरह से 3 सहेलियों के साथ बाहर आना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे नए दोस्तों में घूमने का अलग ही एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक थी। अरमान आस्था से बेहद प्यार करता था। आइसक्रीम खाते हुए अचानक रश्मि की नजर आस्था के गले के पास कॉलर बोन पर बने लव बाइट्स पर गई। रश्मि मुस्कुराते हुए छेड़कर बोली, अच्छा आस्था, एक बात बताओ, क्या अरमान ने तुम्हें प्यार किया था आज? जैसे ही रश्मि ने अचानक से यह पूछा, आस्था थोड़ी सकपका गई और इधर उधर देखते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं? रश्मि दीदी। रश्मि की नजरों का पीछा करते हुए रौनक और राधिका ने भी आस्था के गले पर बने लव बाइट्स के निशान को देखा और वे दोनों ही मुस्कुराने लगी थीं। आस्था उनकी नजरों से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। नजरें चुराते हुए बोली, क्या हुआ दीदी, आप सब हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? इस ही चक्कर में आस्था की आइसक्रीम पिघलकर उसकी साड़ी पर गिर गई थी। आस्था मायूस हो गई क्योंकि उसे वह साड़ी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। रश्मि ने आस्था की ओर देखकर आंखें मटकाते हुए बोली, तुम एक काम करो, तुम वॉशरूम में जाओ और हम क्या देख रहे हैं तुम्हें वहां जाकर आईने में देखकर पता चल जाएगा। जैसे ही रश्मि ने शरारती मुस्कान के साथ यह कहा, आस्था तुरंत खड़ी हुई और फटाफट से आइसक्रीम पार्लर में बने छोटे से वॉशरूम में चली गई थी। वहां जाकर आस्था ने अच्छे से अपनी साड़ी को क्लीन किया और जैसे ही आईने में उसकी निगाहें लव बाइट्स के निशान पर गईं, आस्था शर्मा उठी थी और उसने मोहब्बत से अपने लव बाइट्स के निशान को छुआ था। उस निशान को छूकर खुद को ढांकती है, वहां से वापस रश्मि के पास जा रही थी। अचानक आस्था की नजर आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़े 2 बच्चों पर गई। वह 2 बच्चे ललचाए नजरों से आइसक्रीम पार्लर की तरफ ही देख रहे थे। उन बच्चों को इस तरह से देखते हुए देखकर आस्था की आंखों में उदासी आ गई थी, क्योंकि आस्था को माँ बाप के जाने के बाद उसका बचपन भी कुछ ऐसा ही था। छोटी छोटी चीजों के लिए आस्था ललचाए नजरों से देखा करती थी। आस्था का दिल भर आया और फटाफट से उसने आइसक्रीम के कुछ पैकेट पैक कराए और तुरंत उन्हें बिना रश्मि, रौनक, राधिका को बताए बाहर आ गई थी और उन बच्चों को आइसक्रीम देने लगी। वह बच्चे खुशी से झूमने लगे थे, लेकिन तभी अचानक वहां पर 4 से 5 लड़के जो बाइक पर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने निकले हुए थे, सड़क के किनारे इस तरह से आइसक्रीम बांटते हुए आस्था को देख लिया था। आस्था जो 2-3 बच्चों को आइसक्रीम दे रही थी, उन बच्चों ने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया था, तो कम से कम वहां पर 6 से 7 बच्चे जमा हो गए थे और आस्था सबको आइसक्रीम प्यार से देने लगी थी। तभी अचानक वह लड़के वहां आए, वह आस्था को देखने लगे। आस्था बेहद खूबसूरत लग रही थी। आस्था उस साड़ी में कमाल की कयामत लग रही थी और वह सब ललचाए नजरों से आस्था को देखने लगे थे। और जल्द ही वहां जाकर जो बच्चों को आस्था आइसक्रीम बांट रही थी, उनके ठीक बराबर वहां जाकर वह बोले, हम भी आइसक्रीम खाना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े लड़कों को वहां देखकर और आइसक्रीम मांगते हुए देखकर आस्था चौंक गई थी और भोलेपन से बोली, आप लोग तो काफी बड़े बड़े हैं, आप लोग तो खुद भी जाकर आइसक्रीम खरीद सकते हैं। एक लड़का आस्था की बात सुनकर एक दूसरे लड़के के हाथ पर हाथ मारते हुए बोला, लगता है यह मक्खन जैसी आइसक्रीम तो काफी भोली सी भी है, मासूम है। तभी वह लड़के आस्था के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। आस्था के आसपास मंडराते हुए बोले, हमें जो आइसक्रीम चाहिए वह यह नहीं है, बल्कि हमें आपसे आइसक्रीम चाहिए। हम आपके खूबसूरत होंठों को पीना चाहते हैं, आपके इस मखमली मक्खन जैसे बदन को खाना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने इस तरह से आकर आस्था पर गंदे से कमेंट पास करना शुरू किया, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। साथ ही साथ उसे गुस्सा आ गया और उसने उनमें से एक लड़के के मुंह पर खींचकर चांटा दे मारा था और बोली, अपनी हद में रहो, खबरदार जो तुमने हमसे इस तरह से गंदी लैंग्वेज में बात की तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, समझे तुम। इतना बोलकर आस्था उसे गुस्से से घूरने लगी थी, लेकिन तब तक दूसरे लड़के ने आस्था का हाथ पकड़ लिया था और तिलमिलाकर बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें हाथ चलाने का, आज हम तुम्हें बताते हैं। ऐसे बोलकर 2 लड़कों ने आस्था को दाएं बाएं से पकड़ लिया था। बाकी सब लड़कियों को तो पता भी नहीं था कि अचानक से आस्था कहाँ है, लेकिन तब तक वह लड़के जबरदस्ती आस्था को लेकर वहां से जाने लगे थे और आस्था जोरों से चिल्लाने लगी थी। लेकिन तब तक एक लड़के ने आस्था का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया, जिससे आस्था कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी। वह अपने हाथ पैर झटक रही थी ताकि खुद को छुड़ा सके। वहीं दूसरी ओर अरमान की कार जल्दी ही वहां आकर रुक गई थी, क्योंकि आहान ने रौनक की बुलेट को पहचान लिया था। वह वही बुलेट थी जिसे रौनक ने आहान का एक्सीडेंट किया था। अब फटाफट से वो सब दौड़कर वहां आ गए तो उनकी नजर उस आइसक्रीम पार्लर के ऊपर पड़ी। फटाफट भागकर वहां जाकर उन्होंने देखा कि रश्मि, राधिका, रौनक मजे में आइसक्रीम खा रही हैं, लेकिन आस्था वहां नहीं थी। आस्था को वहां ना पाकर अरमान की आंखें सर्द हो गई थीं और वह उन तीनों की ओर देखकर कोल्ड एक्सप्रेशन से पूछता है, आस्था कहाँ है? जैसे ही उन तीनों को अरमान की आवाज आई, तीनों हड़बड़ा गईं। उनके हाथ से आइसक्रीम छूटकर नीचे गिर गई थी। तभी वह नजर झुकाकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि आकाश, सुमित खान जाने वाली नजरों से उन लोगों को देख रहे थे। तभी आहान गुस्से से रौनक की तरफ बढ़ा और गुस्से से बोला, आस्था भाभी कहाँ है? क्या तुम लोगों को पता है कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है? क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? आहान रौनक पर गुस्सा कर रहा था। तभी रश्मि बोली, वह आस्था के कपड़ों पर आइसक्रीम गिर गई थी तो वह वॉशरूम में गई थी। अरमान जल्दी से वॉशरूम में जाकर ढूंढने लगा, लेकिन उसे आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। और तब अरमान तेज आवाज में चिल्लाता है, आस्था गई है। अब तो वह तीनों सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी थी। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि आस्था वॉशरूम से गायब है और उन्हें भी अब डर लगने लगा था। वहीं आकाश रश्मि को घूरते हुए बोला, मुझे तुमसे इस तरह की बचकानी हरकत की उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी डॉक्टर हो, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? तुम इस तरह से बिना बताए यहाँ कैसे आ सकती हो? हाँ, देखा तुमने, आस्था मिसिंग हो गई है। उसे जरूर हमारे दुश्मनों ने अगवा कर लिया होगा।
जैसे ही आकाश ने यह कहा, अरमान की आंखों में दर्द उमड़ आया, क्योंकि आस्था पर वह किसी तरह की परछाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन आस्था यहाँ तो पूरी तरह से मिसिंग थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आस्था कहाँ जा सकती है, और उसने कुछ पलों में पूरे के पूरे आइसक्रीम पार्लर को तहस नहस कर दिया था। और वो बाहर आया तब तक ध्रुव ने उन तीनों को, राधिका, रश्मि और रौनक को गाड़ी में बिठा दिया था। और तभी अरमान की नजर सड़क के किनारे खड़े हुए कुछ बच्चों पर गई थी, जो सहमे हुए एक तरफ खड़े हुए थे। अरमान जल्दी ही उनके पास गया और उनसे पूछा कि क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? अरमान ने जल्दी अपने फोन में से एक फोटो आस्था की उन बच्चों को दिखा दी थी। तभी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आगे आते हुए और क्यूटली बोली, यह दीदी बहुत अच्छी है, हमें आइसक्रीम दे रही थी, लेकिन कुछ गंदे अंकल यहाँ आए और उन्हें अपने साथ ले गए। जैसे ही उस लड़की ने यह कहा, अरमान के तो खून में कांटे से चुभने लगने वाली हालत हो गई थी। पहली बार अरमान को ऐसा लगा मानो कि उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। आस्था अरमान के रग रग में बस चुकी थी। आस्था का दूर जाना वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरमान के आगे हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे बच्चों से कुछ और आगे पूछ सके। लेकिन तुरंत आकाश ने उसे बच्चों से आगे पूछा, बेटा वो किस ओर गए हैं? वह गंदे अंकल, क्या आपको कुछ पता है? तब उस बच्ची ने वह आइसक्रीम पार्लर के पीछे वाले जंगल की ओर इशारा कर दिया था, क्योंकि वह लड़के बाइक पर आए थे और बाइक पर इस तरह से खुलेआम वो आस्था को अगवा करके नहीं ले जा सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो आस्था को पास वाले जंगल में ले जाएंगे और उसके साथ अपनी मनमानी करेंगे। अब अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर दिया था और इतनी तेज दौड़ लगाई थी मानो कि वह ओलंपिक के रेस में हिस्सा ले रहा हो। अरमान के ठीक पीछे पीछे आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, टाइगर, मारिया सभी पूरी तरह से दौड़ रहे थे। वही आस्था को वह लड़के जंगल में ले गए थे और वहां ले जाकर उन्होंने आस्था को एक तरफ नीचे पत्तों पर धक्का दे दिया था और घूरते हुए बोले कि आज तो पता नहीं हम किसका मुंह देखकर निकले थे कि इतनी खूबसूरत परी आज हमें खेलने को मिली है, वरना ऐसी परी तो हमने सिर्फ और सिर्फ कहानियां और सपने में देखी है। इतनी खूबसूरत परी तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। वही आस्था उन लड़कों की ओर देखकर धमकाते हुए बोली, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, तुम छोड़ दो हमें, जाने दो, अभी मौका है, अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से, वरना हमारे पति तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसा बोलकर आस्था उन लड़कों को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़के जोरों से एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे थे और गंदी नजर से देखते हुए बोलते थे कि अगर इतनी खूबसूरत परी को पाने के बाद अगर मौत जिंदगी में लिखी है तो हमें मौत भी मंजूर है, लेकिन उससे पहले हम आपके इस रस भरे बदन को, मुंह को पीना चाहते हैं। ऐसे बोलकर बड़ी ही बेशर्मी से वो अपने होठों पर जुबान फिराने लगे थे। आस्था उन लोगों के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रही थी। तभी अचानक एक लड़के ने आस्था की साड़ी पर पांव रख दिया और आस्था तुरंत पलटती हुई नीचे गिर गई। आस्था अपनी साड़ी को खींच रही थी, लेकिन तब तक उसकी पूरी साड़ी खुल चुकी थी और आस्था अब केवल पेटीकोट और ब्लाउज में उन लोगों के सामने थी। तो आस्था का मखमली बदन देखने के बाद वो पूरी तरह से मचल उठे थे और उन लोगों की लस्ट भरी नजर आस्था के पूरे जिस्म को स्कैन कर रहे थे। आस्था अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही थी। एक तो अपनी माँ की साड़ी का इस तरह से निरादर होते हुए वह नहीं देख सकती थी, लेकिन तभी एक लड़का आगे बढ़ा और बोला, सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगा। ऐसे बोलकर वह आस्था के करीब बढ़ने लगा था और उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया था। तभी आस्था ने उसके हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए थे, जिससे वो लड़का आग बबूला हो उठा था और उसने आस्था का गला दबाते हुए एक चांटा उसके मुंह पर दे मारा था, जिससे आस्था पीछे गिर गई थी। उसके बाद भी आस्था ने हिम्मत नहीं हारी और तभी पीछे हटते हुए अचानक आस्था के हाथ में मिट्टी लगी। उसने मिट्टी उठाकर उस लड़के की तरफ फेंक दी थी और वह लड़के की आंखों में जैसे ही मिट्टी गिरी, आस्था ने तुरंत दौड़ लगा दी थी और जंगल में वह भागने लगी थी। उसे उल्टा सीधा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ भाग रही है, किस तरफ नहीं, उल्टा सीधा बस सिर्फ भागने लगी थी। बेतहाशा वो भागे जा रही थी। आस्था इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। वह लड़के आस्था को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे थे। वही आस्था घबराई सी आगे की ओर भागते जा रही थी। आस्था के सांस पूरी तरह से भारी होने लगी थी और उसे लगने लगा कि शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसने सोच लिया था कि अगर उन लड़कों ने उसे छुआ तो अपनी जान दे देगी। और तभी आस्था दौड़ते भागते किसी से बड़ी बुरी तरह से टकरा गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना पति अरमान सिंघानिया था। अरमान को अपने सामने देखकर आस्था ने जोरों से उसे गले से लगा लिया था। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम दोस्तों, और साथ ही साथ जरूर सुने जिन्नत शहजादी ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। और तभी आस्था दौड़ते भागते किसी से बुरी तरह टकरा गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना पति अरमान सिंघानिया था। अरमान को अपने सामने देखकर आस्था ने जोरों से उसे गले से लगा लिया था और रोने लगी। वह घबराई हुई थी और डरते हुए बोली, अरमान जी, वो ये लोग। उसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वही लोग जो आस्था के पीछे भाग रहे थे अचानक अपने सामने अरमान सिंघानिया, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, मारिया, टाइगर को देखकर रुक गए थे। और अरमान सिंघानिया को सामने देखने के बाद उनकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह गुम हो चुकी थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया को भले ही कम लोगों ने देखा था, लेकिन उसके बारे में सब लोग अच्छी तरह जानते थे और अब सब लोग अपना डर के मारे थूक निगलने लगे। अरमान ने एक नजर आस्था को देखा। आस्था के गले और चेहरे पर एक लड़के ने जब आस्था को जमीन पर पटका था तब उसने खींचकर एक चांटा उसके मुंह पर मार दिया था और साथ ही साथ उसके गले के पास से उसे बहुत ज्यादा नोच दिया था, जिसकी वजह से आस्था की खूबसूरत सी स्किन पर गहरा निशान बन गया था। उसके होठों से खून आ रहा था। अब आस्था को इस तरह से देखने के बाद अरमान का खून बेहद तेजी से उबलने लगा था और वह प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए, गुस्से से बौखलाते हुए उन सारे लड़कों को देख रहा था। तब तक आकाश, सुमित, मारिया, टाइगर सब ने आकर उन लड़कों को चारों तरफ से घेर लिया था।
उन लड़कों के बचकर जाने की कोई जगह नहीं थी। अरमान ने एक हाथ से आस्था को होल्ड किया हुआ था। अगले पल मारिया थोड़ा सा आगे आई और मारिया ने उस लड़के, जिस लड़के ने आस्था की साड़ी को पकड़ा हुआ था, के हाथ से उसे लेकर आस्था को अच्छे से कवर कर दिया था। उसके बाद मारिया ने चिंता जाहिर करते हुए अरमान की ओर देखा और जल्दी ही आस्था को अपने साथ लेकर जाने लगी थी। तभी जैसे जैसे मारिया आगे जा रही थी, वैसे वैसे आस्था बहुत डर रही थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से यह बात याद थी। अरमान ने उसे साफ साफ इस बात के बारे में मना किया था कि वह भूल कर भी कभी भी उसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। लेकिन फिलहाल तो आस्था ने अब अपने बचकानी हरकत कर दी थी और जल्दी ही आस्था के कानों में किसी की बड़ी बुरी तरह से चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हुई थीं। आस्था खुद को रोक नहीं पाई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां का नजारा देखकर आस्था की जान हलक में आ गई थी, क्योंकि उस वक्त अरमान उन सभी लड़कों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था। अरमान के हाथ में एकदम छोटा सा लेकिन काफी तेज धार वाला नाइफ था और उसे लेकर वह कभी किसी लड़के की आंखों में मार रहा था, तो किसी की जांघ में घुसा रहा था, तो किसी के पेट में, किसी के हाथों पर। कभी कभी वह बुरी तरह से उन लड़कों के बदन पर छोटे छोटे घाव दे रहा था। इतना ही नहीं, एक लड़के के बालों को उसने इतनी तेजी से पकड़ा था कि लड़के की खाल तक उन बालों में निकल कर आ गई थी। अरमान ने बड़ी ही बुरी तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी इस तरह से कट दिए थे कि उन लड़कों की बड़ी ही दर्दनाक चीख वहां गूंज रही थी। अरमान न केवल उन्हें मार रहा था, बल्कि उन्हें ऐसी सजा दे रहा था मानो कि उसकी बीवी पर हाथ उठाने वालों का वह यही हाल, इससे भी ज्यादा बुरा हाल करेगा। अरमान एकदम डेविल किंग के अवतार में था। उसने अपने आदमियों को साफ साफ मना कर दिया था कि इन लोगों की जान कोई नहीं लेगा। इन लोगों की जान लेने का हक अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ अरमान सिंघानिया का है। और अरमान ने जल्दी बड़ी बुरी तरह से उन लोगों को एक खौफनाक मौत दे दी थी और आस्था ने यह सारी चीज अपनी आंखों के सामने देखी थी। अरमान का खूबसूरत सा हैंडसम सा चेहरा एकदम खून से सना हो चुका था। उसके पूरे जिस्म पर, उसकी गर्दन पर, उसके चेहरे पर खून ही खून नजर आ रहा था, जो कि उन सब लड़कों का था। और अरमान उस खून वाले रूप में उन सब की जान लेने के बाद अब आस्था की तरफ बढ़ा। कहीं ना कहीं ध्रुव, आहान को आस्था के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहते थे कि अरमान का डेविल किंग वाला रूप कभी भी आस्था के सामने आए। लेकिन आज तो सारी चीज आस्था के सामने थी। मारिया ने कोशिश की थी कि वह आस्था को वक्त रहते वहां से ले जाए, लेकिन वह नाकामयाब रही। उससे पहले ही अरमान उन सब पर टूट पड़ा था और आस्था ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। अब जैसे जैसे अरमान अब आस्था की तरफ बढ़ रहा था, आस्था का गला सूखने लगा था। अरमान, जिससे वह इतनी मोहब्बत किया करती थी, अब उसका इतना खतरनाक रूप देखने के बाद उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उसकी ओर आंखें उठाकर देख सके। उसे अरमान से इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था और डर के मारे उसकी टांगें पूरी तरह से कांप रही थीं। लेकिन अरमान अपने इस खून वाले चेहरे के साथ आस्था के ठीक सामने खड़ा हुआ था। अभी भी अरमान की आंखें आस्था के बदन पर लगी खरोचों के निशान पर थीं। उसका दिल कर रहा था जिन लोगों की उसने बड़ी बेरहमी से अभी जान ली है, उन्हें एक बार फिर जिंदा करें और एक बार फिर से उनकी जान ले, क्योंकि अभी तक अरमान का मन नहीं भरा था और अरमान घूर कर आस्था को देख रहा था। लेकिन आस्था ज्यादा देर अरमान का इतना खतरनाक रूप नहीं देख पाती और वो उस वक्त बेहोश हो गई थी। अरमान ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था और सीधा लेकर बाहर निकलने लगा और उस जंगल से बाहर आकर वह एक अलग कार में बैठ गया था, क्योंकि जिस कार में रौनक, साथ ही साथ राधिका और रश्मि थी, वो सब दूसरी कार पहले ही मेंशन में चली गई थी और उन्होंने वहां जाकर बता दिया कि आस्था इस तरह से मिसिंग है। मेंशन में नानी माँ, साथ ही साथ दादाजी पूरी तरह से परेशान हो उठे थे। कहीं ना कहीं दादाजी को भी अब अपनी नादानी पर गुस्सा आ रहा था कि इस तरह से भला बच्चों की बातों में आकर वह उन्हें बाहर जाने की परमिशन कैसे दे सकते हैं। वहीं प्रियंका के तो मन में लड्डू फूटने लगे थे। उसे तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि काश आस्था बिल्कुल भी ना मिले और उसका पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। तो वो बस इसी खुशी के साथ आराम से टांग पर टांग रखकर हॉल में बैठी हुई थी। वह अब रश्मि, राधिका, रौनक, वो परेशानी से इधर उधर टहलने लगी थी, क्योंकि उन्हें आस्था के बेसब्री से आने का इंतजार था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी अब खुद पर ही पछतावा हो रहा था कि उन्हें इस तरह से आस्था को बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए था। लेकिन तभी कितनी सारी गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आने लगी थीं। जंगल में जिन आदमियों, जिन लड़कों की जान अरमान ने ली थी, उन्हें जल्दी ही टाइगर और बाकी सब ने मिलकर ठिकाने लगा दिया था और उनकी लाश को उनके घर भिजवा दिया गया था और सबके सब वापस से सिंघानिया मेंशन लौट आए थे। अरमान उस खून भरे हालत में आस्था को गोद में उठाए हुए मेंशन के अंदर आ रहा था। उस वक्त रास्ते में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स मेंशन में मौजूद थे, वह सभी अरमान का इस तरह का खौफनाक रूप देखने के बाद थर थर कांप रहे थे। जल्द ही अरमान बेहोश आस्था को अपने साथ में सिंघानिया मेंशन के अंदर ले आया। वहीं नानी माँ, रश्मि, राधिका, साथ साथ रौनक ने जैसे ही अरमान का यह रूप देखा, उन्होंने एक जोरों से चीख मार दी थी, क्योंकि अरमान लग ही इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी नानी माँ की आंखों में तेजी से काफी सारे आंसू आ गए थे, क्योंकि वह अपनी आस्था की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी और अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अरमान का कितना बड़ा तगड़ा सा एक्सीडेंट हुआ हो। जल्दी अरमान ने आस्था को हॉल में पड़े हुए सोफे पर लेटा दिया था। वहीं नानी माँ तुरंत आस्था का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई थी और बुरी तरह से रोने लगी थी। तब तक रश्मि, आस्था, साथ ही साथ रौनक भी उसके पास आकर बैठ गई थी और कोई आस्था का हाथ सहला रहा था तो कोई उसके पैरों को सहला रहा था। वह तभी दादाजी डरते हुए अरमान के सामने जाकर खड़े हो गए थे और बोलते हैं, बेटा। दादाजी ने इतना ही बोला, लेकिन अरमान ने आग उगलती हुई नजर दादाजी के ऊपर डाली। तभी आकाश, सुमित ने आकर अरमान के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत होने के लिए कहने लगे और साथ ही साथ उसे इस बात का एहसास करा रहे थे कि इस वक्त उसके जिस्म पर कितना सारा ब्लड लगा हुआ है।
तब अरमान ने एक नजर मारिया की ओर देखकर फटाफट से सीधा अपने कमरे में जाने लगा था और अरमान ने जल्दी ही अरमान की नजरों को भांपकर डॉक्टर को बुला लिया था और डॉक्टर ने हॉल में ही आस्था का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। अरमान जल्दी नहाकर वापस से हॉल में आकर बैठ गया था। वह सीधा सीधा आस्था को अपने कमरे में भी लेकर नहीं जा सकता था क्योंकि उस वक्त नानी माँ की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। वह आस्था के साथ रहना चाहती थी। वहीं प्रियंका ने जब से अरमान का खून से लथपथ चेहरा देखा उसकी हालत बेहद अजीब हो चुकी थी और वह सीधा अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि वह उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी। जिस अरमान हैंडसम से चेहरे को वो ढेर सारा प्यार करना चाहती थी, उसके गालों को चूमना चाहती थी, उसके होठों को चूमना चाहती थी, उसके शरीर पर इतना सारा खून देखने के बाद उसे काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था और उसे उल्टी होना शुरू हो गई थी। तभी अरमान सीधा आस्था के पास आया। आस्था अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने अरमान को बता दिया कि वह ठीक है लेकिन डर की वजह से बेहोश हो गई है। तभी अचानक अरमान ने नानी माँ से कहा कि आप आस्था के पास से हटकर अलग बैठ जाइए। अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, नानी माँ हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी थी और मन मन में सोचने लगी थी कि क्या मैं ऐसी हालत में भी अपनी बेटी के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। तभी दादाजी ने अरमान के कंधे पर हाथ रखा और मानो कि वह उसे कहना चाह रहे हों कि वह आस्था की नानी माँ है, उन्हें उसके साथ बैठने दो। लेकिन अरमान ने तुरंत सभी को आस्था के पास से हटाने के लिए कह दिया था और सबके पास कोई और रास्ता नहीं था। सभी एक तरफ अलग सर झुकाकर खड़ी हो गई थी क्योंकि उनकी गलती थी। उन्हें इस तरह से मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अबीर सिंह राठौड़ अंडरवर्ल्ड के किंग की चेयर पर एक राजाओं की तरह बैठा हुआ था और साथ ही साथ आस्था की खूबसूरत सी तस्वीर को देख रहा था क्योंकि उसने अमरेश की एक बात गांठ बांध ली थी कि मोहब्बत, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। इसीलिए उसने आस्था को पाने के लिए इस तरह का रास्ता अपनाया था। उसने सोच लिया था कि अगर अरमान की ताकत ही खत्म कर दी जाए उसके बाद वह आसानी से आस्था को अपना बना लेगा। इसके लिए उसने अरमान के सबसे बड़े दुश्मन अमरीश के साथ हाथ मिला लिया था और अमरीश तो अब सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता था। इसके लिए उसने अबीर सिंह राठौर के कंधे पर रखकर गोली चलाई थी और सीधा सीधा अबीर सिंह राठौर के संरक्षण में ही उसने वीर रायचंद को रखवा दिया था। वही वीर अबीर सिंह राठौर के साथ रहने लगा था। साथ साथ वीर अंदर ही अंदर किलखिला रहा था क्योंकि जब से उसे यह पता चला था कि अरमान सिंघानिया की बीवी भी अबीर सिंह राठौर का ऑब्सेशन है तो वह बहुत ही ज्यादा किलखिला रहा था क्योंकि उसका इरादा तो था कि वह अरमान को हराएगा और उसकी बीवी के साथ कुछ रातें गुजारेगा क्योंकि वीर को अलग अलग तरह की नई नई लड़कियों का बेहद शौक था। वह जब से उसने आस्था को देखा था तो डेस्परेटली वो आस्था को अपना बनाना चाहता था। लेकिन अब अमरेश ने उसे साफ साफ इस बात के बारे में समझा दिया ताकि वह भूल कर भी कभी भी अबीर के सामने आस्था का नाम नहीं लेगा और जब तक कि उसके बाहर जाने के सारे इंतजाम नहीं हो जाते तब तक वह अबीर सिंह राठौर की हर बात मानेगा और उसके साथ ही रहेगा। वहीं वसुंधरा रायचंद जो कि हॉस्पिटल से घर आ गई थी, उसे इस बात के बारे में पता चल चुका था कि उसका पति अमरेश रायचंद लौट आया है तो वह काफी खुश थी। लेकिन अमरेश ने उसे सीधे मुंह बात नहीं की थी क्योंकि अमरेश का तो उल्लू सीधा हो चुका था। हालांकि वसुंधरा ने अपनी पावर पोजीशन काफी ज्यादा पावरफुल बनाई थी लेकिन अमरेश रायचंद के आगे वह ज्यादा खास अभी भी नहीं थी। अमरेश सीधा वसुंधरा के सामने आकर खड़ा हो गया था और उस पर बरसते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेरा बेटा इस तरह से जिंदा होकर आ जाएगा और इतने सालों बाद आकर मेरे खून को टारगेट करेगा। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो वसुंधरा, अगर मेरे वीर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, समझी तुम। यह बोलकर अमरेश जल्दी ही अपने कमरे में जाने लगा था और कमरे में जाने से पहले उसने एक लड़की की तरफ देखा जो लड़की अमरेश के साथ विदेश से आई थी और सीधा वह लड़की अमरेश के साथ कमरे में जाने लगी। वसुंधरा ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था क्योंकि अमरेश की और उस लड़की की मनमोहक आवाजें बाहर तक आ रही थी। वसुंधरा गुस्से से आग बबूला हो उठी थी और सीधा अपने कमरे में चली गई थी। एक तो वसुंधरा खुद अब बेचैनी का शिकार हो गई थी क्योंकि जब से उसे यह पता चला था कि उसका बेटा जिंदा है, साथ ही साथ इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके पास, तो रह रहकर उसे अब काफी ज्यादा लालच जन्म ले रहा था। वसुंधरा को उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी और अनेक वर्षों से वह इसी तरह अमरेश का रूप देखती आई थी। अमरेश विदेश में रहकर भी अनेक लड़कियों के साथ अनगिनत रिश्ते बनाता था। वसुंधरा इस बारे में अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने वीर रायचंद को पाल पोस कर अपना सहारा बना लिया था। लेकिन अब अमरेश ने आकर वीर को भी उससे दूर कर दिया था। अब वसुंधरा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और घूम फिर कर उसके दिमाग में अगर कोई नाम चल रहा था तो वह था सिर्फ और सिर्फ अरमान सिंघानिया। दूसरी ओर 30 से 35 मिनट बाद आस्था की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थीं। आस्था की आंख जैसे ही खुली उसने अपनी आंखों के सामने सबसे पहले अरमान सिंघानिया का चेहरा देखा। अरमान को अपनी आंखों के सामने देखकर आस्था पूरी तरह कांप गई। वह सोफे पर सिमटकर कोने में बैठ गई और बोलने लगी, नहीं, मुझसे दूर रहना प्लीज, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे खून लगा हुआ है तुम्हारे हाथों में, जाओ मेरे सामने से जाओ। आस्था अरमान को देखकर बुरी तरह घबरा रही थी। अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी क्योंकि वह इस तरह से आस्था को खुद से डरते हुए नहीं देख सकता था। आस्था ने अपने चेहरे को पूरी तरह छिपा रखा था। उसे अरमान से उस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी नानी माँ अरमान की परवाह किए बिना तुरंत आस्था के पास जाकर बैठ गई और उसका सर पकड़कर उसे सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ मेरी बच्ची, शांत हो जाओ, मैं हूँ तेरे पास, मेरी गोरी, मैं हूँ तेरे पास, शांत हो जा। क्योंकि आस्था बिल्कुल उसी तरह डर रही थी जैसे उसके माँ बाप की मौत हुई थी। आस्था इस तरह घबरा रही थी और कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं आस्था को एक बार फिर पैनिक अटैक ना आ जाए। जब से अरमान ने आस्था का ट्रीटमेंट शुरू किया था, साथ साथ डॉक्टर की पूरी टीम वहां तैयार करके रखी थी और एक मिनी हॉस्पिटल खुलवा दिया था।
तब से आस्था को पैनिक अटैक काफी कम आते थे, लेकिन आज अरमान का इतना भयानक रूप देखने के बाद आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे इस वक्त अरमान से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अरमान आस्था की ओर देख रहा था और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसका पारा बेहद बढ़ चुका था। तभी अरमान ने अचानक एक आईब्रो उठाते हुए आस्था की ओर देखकर बोला, मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया, अगर आपने अभी और इसी वक्त डरना या पैनिक होना बंद नहीं किया तो मैं इस बंदूक से खुद को गोली मार लूंगा। अरमान ने जल्दी ही एक बंदूक अपने माथे से सटा ली थी। आस्था ने यह देखते ही अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और बड़ी बड़ी आंखें करके अरमान की ओर देखने लगी। हॉल में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी एकदम पत्थर के जैसे जम चुके थे। दादाजी अरमान का इस तरह का पागलपन देखकर पूरी तरह सिहर उठे थे। कहीं न कहीं उन्हें इसी बात का डर था कि अरमान अपने पागलपन में आगे न बढ़ जाए। अरमान बंदूक लेकर आस्था के सामने बैठा हुआ था और उसने अपने सर पर बंदूक तान रखी थी। वह सीधे सीधे कह रहा था कि अगर आस्था ने डरना बंद नहीं किया या रोना बंद नहीं किया तो अभी और इसी वक्त वह खुद को गोली मार लेगा। टाइगर और मारिया तुरंत एक्टिव हो गए और अरमान के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। आकाश और सुमित सपाट चेहरा लिए अरमान को देख रहे थे। ध्रुव और आहान दोनों की आंखों में बेचैनी थी। वे अरमान को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। आस्था ने अपना थूक निगलते हुए अरमान की ओर देखने लगी थी। उसने भले ही रोना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त कितना ज्यादा डर था यह अरमान अच्छी तरह नोटिस कर सकता था। साथ ही साथ उसे बीच बीच में हिचकी आ रही थी। भले ही जुबान से वह ना रो रही हो, लेकिन उसका दिल इस वक्त बेहद रो रहा था। नानी माँ की तो बड़ी बड़ी आंखें हो गई थीं। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह से अरमान सिंघानिया उन्हीं के सामने, अपनी नातिन के सामने खुद को मारने की धमकी दे देगा। वह डरती हुई आस्था की ओर देखकर समझाते हुए बोली, आस्था बेटा प्लीज रोना बंद कर दो, दामाद जी खुद को कुछ कर लेंगे। आस्था बेटा बिल्कुल मत रोना, तुझे अपनी नानी माँ की कसम, एक आंसू मत गिराना, एक आंसू मत गिराना। नानी माँ उस वक्त काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए वह आस्था को अब रोने के लिए मना करने लगी थी। आस्था अपनी घबराई हुई आंखों से अरमान की ओर देखने लगी थी। भले ही उसने रोना बंद कर दिया था, लेकिन अरमान को इस तरह से देखकर उसे और भी ज्यादा डर से रोना आ रहा था। लेकिन फिलहाल खुद के इमोशन पर कंट्रोल करते हुए वह अरमान की ओर अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखने लगी थी। तभी अरमान ने बंदूक टाइगर की तरफ फेंक दी और आस्था के कंधों पर हाथ रखकर उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया था। उस वक्त उन दोनों को इस तरह से देखकर सभी की आंखों में आंसू थे और उसके बाद अरमान ने थोड़ी देर आस्था के सर को सहलाने के बाद खुद से दूर किया और उसकी ओर देखकर बोला, आपको इस तरह से मुझे बिना बताए कहीं जाना नहीं चाहिए था। आपने गलती की है मिसेस सिंघानिया। अरमान ने बिल्कुल सपाट लहजे में यह कहा। आस्था घबराकर तुरंत दादाजी की ओर देखती है। दादाजी ने तो खुद अपना सर झुका रखा था। दादाजी ने पहले ही बता दिया था कि वह उनसे पूछ कर गई थी, लेकिन अरमान का यह मानना था कि आस्था को सिर्फ अरमान से परमिशन लेनी चाहिए थी और किसी से नहीं। रश्मि, रौनक, राधिका ये तीनों भी सर झुकाकर अरमान के सामने आकर खड़ी हो गई थी। सुमित राधिका को घूर रहा था, मानो अभी उसे जलाकर राख कर देगा। वह सीधा राधिका के पास आकर उसकी बाजू को कसकर पकड़कर बोलता है, जरूर यह इसी के दिमाग का आइडिया होगा, तुमने ही जिद की होगी ना बाहर जाने की। हाँ क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, जवाब दो। अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज आस्था को कुछ हो जाता तो हाँ बोलो। सुमित पूरी तरह से राधिका पर बरस रहा था, लेकिन आस्था यह नहीं देख सकती थी और सच बताते हुए बोली, नहीं सुमित भैया, इसमें राधिका दीदी की कोई गलती नहीं है। हमें ही आइसक्रीम खाने का मन था, इसलिए हम आइसक्रीम खाने के लिए चले गए और तभी अचानक वे गंदे लड़के वहां आ गए। वे भी आइसक्रीम खाना चाहते थे। हमने उन्हें बोला भी कि वे अपनी अलग से आइसक्रीम खरीद लें, लेकिन फिर उन्होंने आस्था का गला भराया था और वह डरते डरते अरमान की तरफ देखने लगी थी। अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर रखी हुई थी, क्योंकि उसकी निगाहें बार बार आस्था के गले पर जा रही थीं। आस्था के गले पर उन लड़कों के हाथों के निशान थे। साथ ही साथ आस्था के होंठों के पास से थोड़ा सा खून भी निकला हुआ था, जो कि अब सूख चुका था। अरमान ने जल्दी ही सब पर एक नजर डाली और फटाफट से आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया था और कमरे में ले जाने लगा था। आस्था एकदम भीगी पिल्ली बनी हुई थी। उसने अपना सर अरमान के चौड़े सीने में छुपा लिया था, लेकिन उस वक्त उसे उन लड़कों से इतना डर नहीं लग रहा था जितना डर उसे अब अरमान से लग रहा था। अरमान के जाने के बाद नानी माँ मन ही मन में आस्था के लिए दुआ करते हुए अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दादाजी भी अब अपने कमरे में चले गए थे। अब हॉल में सुमित, राधिका, रश्मि, रौनक और ध्रुव, आहान और आकाश बचे हुए थे। टाइगर, मारिया ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और फटाफट से वहां से चले गए थे। वहीं आहान रौनक को घूर रहा था और उसके पास से होता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया था। रौनक समझ चुकी थी कि आहान उससे गुस्सा है, पर न जाने क्यों रौनक को आहान का इस तरह से गुस्सा होना उसे कुछ फर्क पड़ रहा था। वहीं ध्रुव ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा। वह भी अपने कमरे में चला गया और अब रश्मि डरते हुए आकाश की तरफ देखने लगी थी। आकाश लाल आंखों के साथ रश्मि को घूर रहा था और अगले ही पल खतरनाक स्वर में रश्मि की तरफ देखकर बोला, अपने कमरे में जाओ। रश्मि यही चाहती थी कि कब उसे अपने कमरे में जाने का मौका मिले, और रश्मि इस तरह से भाग गई थी मानो उसके पीछे किसी जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। रश्मि को जाता हुआ देखकर आकाश तिरछा मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे चला गया था। अब सुमित और राधिका इस वक्त हॉल में अकेले थे और सुमित ने आगे बढ़कर राधिका के कंधों को कस कर पकड़ता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए बोला, आइंदा से अगर तुमने इस तरह की कोई बचकानी हरकत करने की कोशिश की तो इस बार तो तुम कोमा से बाहर आ गई हो। अगली बार अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा। ऐसा बोलकर सुमित अपने कमरे में चला गया था और राधिका घुटनों के बल हॉल में बैठकर रोने लगी थी और उसके बाद थोड़ा सा कुछ को कंट्रोल करके अपने कमरे में चली गई थी।
वहीं अरमान आस्था को सीधा बाथरूम में ले आया था और आस्था को बाथटब में लिटा दिया था और बड़े ही कोमल तरीके से बहुत प्यार से आस्था को साफ करने लगा था, क्योंकि आस्था के चेहरे पर उसकी गर्दन पर काफी निशान थे और साथ ही साथ उसके होंठों के पास थोड़ा सा खून सूख गया था। अरमान ने आस्था की साड़ी को उससे अलग किया हुआ था। ब्लाउज और पेटीकोट में ही आस्था वहां थी। उसके पेट को, उसकी कमर को, साथ ही साथ आस्था के गले को अच्छे से अरमान बड़े ही कोमल हाथों से साफ कर रहा था। वहीं आस्था ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा था। वह केवल अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अरमान की ओर ही देखे जा रही थी। अरमान बड़े ही प्यार से आस्था को छू रहा था। साथ ही साथ आस्था अरमान से इसलिए डर रही थी क्योंकि अरमान ने उसे कहा था कि आस्था ने गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलेगी। आस्था को यह नहीं पता था कि उसे अरमान आज क्या सजा देने वाला है, फिर भी उसे अब भी से डर लगने लगा था कि न जाने अरमान उसे क्या सजा देगा। आस्था मन में सोच रही थी कहीं अरमान आज उसे अंधेरे कमरे में बंद न कर दे। इसके साथ साथ आस्था न जाने क्या सोचने लगी थी। जल्दी ही अरमान ने आस्था को अच्छे से नहलाकर उसके बालों को वॉश किया और फिर उसे गोद में उठाकर बाहर ले आया था और अपने आप ही उसे कपड़े पहनाए और फिर आस्था के बालों को बनाने लगा था। और अचानक आस्था के बालों को बनाते हुए अरमान बोलता है, मिसेस आस्था, अरमान सिंघानिया, आप ठीक तो है ना? अरमान ने बड़े ही प्यार से पूछा था। अरमान ने अचानक से यह पूछा। आस्था के मन में आया कि वह अरमान को बोल दे कि इस वक्त वैसे तो वह ठीक है, लेकिन इस वक्त उसे अरमान से बहुत डर लग रहा है, लेकिन उसने यह बात अपने मन में ही रखी। अरमान के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी आस्था अरमान की ओर देखते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, वह अरमान जी, हम ठीक हैं, आपने हमें बचा लिया। अगर आज आप टाइम से नहीं आते तो हम अपनी जान दे देते। आस्था ने बड़े ही धीमी आवाज में अटकते हुए कहा, लेकिन अरमान ने सुन लिया था और अरमान की आंखें आस्था की बात सुनकर सर्द हो गई थी। फिर उसके बाद उसने आस्था से कोई भी सवाल नहीं किया और अच्छे से उसके बालों को कोम करने के बाद अरमान ने आस्था को बड़े ही प्यार से बेड पर लिटाया और उसके माथे को चूमकर उसे आराम करने को कहकर वहां से बाहर चला गया था। अरमान के जाने के बाद आस्था ने राहत की सांस ली थी और वह बेड से उठी और अपने आप को आईने में देखने लगी थी। वाकई उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर काफी निशान थे, लेकिन अगले ही पल आस्था को आईने में अरमान का वह भयानक चेहरा नजर आने लगा था, जिसे देखने के बाद आस्था बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फटाफट से उसने घबराकर अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथों को रख लिया था और बेड के एक सिरे पर बैठ गई थी और सोचने लगी, क्या अरमान ने आज जो कुछ किया वह ठीक किया? अरमान को इस तरह से उन लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए थी। कितने भयानक तरीके से अरमान जी ने उन लोगों की जान ली है कि चाहे कुछ भी हो, किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। आस्था कहीं ना कहीं यही सब सोचते सोचते बेड पर लेट गई। वाकई उसे काफी थकावट हो रही थी। तभी अचानक उसे अपने कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई थी। अब आस्था हैरान हो गई कि अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं और वह अपने चारों तरफ अच्छे से देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक आस्था को एक बार फिर से कमरे में कुछ अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई थी। आस्था हैरान हो गई कि आखिरकार आज हो क्या रहा है, इतनी अजीब अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। और तभी अचानक ही आस्था की नजर बालकनी के रास्ते से आते हुए छोटे छोटे से कॉकरोच और चूहों पर पड़ती है, जो कि काफी सारे थे। आस्था ने कॉकरोच और चूहे को देखा तो उसने जोरों से चीख मार दी थी और वह जल्दी से दरवाजा खोलने की तरह बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद था। वह दरवाजा सिर्फ और सिर्फ अरमान के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता था। अब आस्था पूरी तरह से घबरा गई कि अचानक से इतने बड़े शानदार घर में चूहा और कॉकरोच कहां से आ सकते हैं। आस्था का डर के मारे बुरा हाल था।